हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक. हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस. क्या पढ़ रहे थे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस. ठीक है, ठीक है. एंड ये ऑब्वियसली एपिसोड नंबर 6 है. ठीक है, ठीक है. अब यहाँ पे हम एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहेंगे कि ये जो एपिसोड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, जो एपिसोड 6 से अब जो हम लोग पढ़ेंगे ना आगे, ये सिर्फ आईसीएसई के सिलेबस में है. हाँ, ठीक है, सीबीएसई का सिलेबस में नहीं है ये चीज़. पर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अच्छा से समझो उसको, प्रॉब्लम क्या, समझने में क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, ओके ओके. तो फिर देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे आज. हम लोग पढ़ेंगे आज कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन, अच्छा एक सेकेंड, टाइमलाइन. हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं. ये एपिसोड नंबर 6 है, मतलब 5 एपिसोड्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम लोग. ठीक है, और वो क्या था, पहले हम लोग ने समझा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है. ये जो रिफ्रैक्शन है ये है क्या चीज, वो समझे हम लोग. फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है, इस पर पूरा एक वीडियो बना, एक एपिसोड बना के हम लोग समझे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता क्या है. अच्छा समझे लोग. देन वी अंडरस्टूड द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्पेशली द स्नेल्स लॉ. वही माथापच्ची करने वाला चीज है, बाकी सब तो कुछ नहीं है. 2 लॉज है, एक है स्नेल्स लॉ और एक है सिंपल सा कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. वो तो छोटा मोटा बात है, वो सेम, वो कोई बात नहीं है. बट जो स्नेल्स लॉ है, कौन सा? स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल होता है समझने में. ठीक है. एंड देन फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट जो एपिसोड था अभी तक का, वो हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ, 4th एपिसोड, जहां पे हम लोग पढ़े प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड थिक मिरर. ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. और उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. अब इसका दोनों मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन एंड जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, बहुत बेसिक चीज है. एंड देन हम लोग ने इसी एपिसोड 5 में इस टॉपिक के ऊपर हमने जो न्यूमेरिकल्स किए हैं, ये जो एपिसोड 4 था उसी पर बेस्ड हम लोगों ने एपिसोड 5 में न्यूमेरिकल सॉल्व किया है. ठीक है. अब हम लोग को रिफ्रैक्शन के बारे में सब चीज अच्छे से पता है. ठीक है, ठीक है. तो हम लोग आज पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन क्या है पता है हम लोग को, पर रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या हम लोग के आसपास होता है. लास्ट में ना हम लोग बहुत अच्छा एग्जांपल्स देखेंगे, मजा आ जाए एकदम, मजा आ जाए एकदम. ठीक है. तो वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है रियल लाइफ में, फिजिकल वर्ल्ड में, जो हम लोग देखते हैं, रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन. ठीक है, वो. एंड देन इसी में क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेनली फोकस करेंगे रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ एंड शिफ्ट के ऊपर. समझेंगे क्या है. ठीक है, ओके. तो हम लोग ये करने वाले हैं. आप चाहो तो उसको ऐसे नोट कर सकते हैं कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं. ये टाइमलाइन आपका मर्जी है, करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं. चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब. ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना पढ़ाई शुरू करते हैं. शुरू क्या चीज़ें करेंगे. देखिए, जब भी हम लोग फिजिक्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ट्राई करेंगे ऑब्जर्वेशन से. देखते हैं ऑब्जर्वेशन, एक चीज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, उससे पहले हम उसका स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं. ठीक है, उससे पहले हम बीच में एक लाइन बना दे रहे हैं सेपरेट करने के लिए इसको. ठीक है, ठीक है. ये हो गया ऑब्जर्वेशन 1. ऑब्जर्वेशन .01. ठीक है, ठीक है. देखिए क्या बोलता है ये, ध्यान से लिखिए अभी साथ में. ठीक है, ये हम लिखना चाहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड, PLACED, in a dense, DNSER, an object when placed in a denser medium and viewed, VIEWED, from a rarer medium. क्या बोल रहे हैं हम? मिस कर गया. An object when placed in denser medium and viewed from a rarer medium
appears to be at a depth, depth, depth less than its real depth. real dpth लिखिए भाई, समझने की कोशिश क्या बोल रहे हैं हम, मजा आएगा, बहुत लंबा चलेगा, आराम से, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि आप ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखे हो, ठीक है, एंड हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं रेयरर मीडियम से, ठीक है। तो देखा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट का जो डेप्थ है वो एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा कम है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब ऑब्जर्वेशन 2 पहले लिख देते हैं कि फिर किया जाए, ऑब्जर्वेशन 2 बाद में करेगा, पहले ऑब्जर्वेशन 1 का हम लोग डायग्राम बना के समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, ओके। तो चलिए, सबसे पहले ये एक ऑब्जर्वेशन है और इस ऑब्जर्वेशन को अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि हाँ सच में ऐसा होता है भाई, होता है ऐसा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम ये एक इंटरफेस बना रहे हैं, एक बाउंड्री बना रहे हैं सेपरेटिंग द टू मीडिया। ये मान ले रहे हैं मेरा रेयरर मीडियम है, RARER, रेयरर मीडियम है, और ये नीचे वाले भैया हमारे DENSER, डेंसर मीडियम है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 अज्यूम कर लेते हैं, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 अज्यूम कर लेते हैं। हर एक मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, इसको N1 और इसको N2 अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है, बाउंड्री सरफेस है, ये है BOUNDARY, बाउंड्री सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया। ये एयर हो सकता है, ये वाटर हो सकता है, ये ग्लास हो सकता है, ये एयर हो सकता है, ठीक है, ठीक, उतना हम लोग फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या बोला गया है, बोला गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। ये डेंसर मीडियम है, मान लीजिए भैया ये सरफेस है ना, S डैश, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को यहां पे रखे हैं हम, ठीक है, ये महाशय मेरे पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्या है ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट को इस सरफेस से कितना डिस्टेंस पर रखा गया पता नहीं मुझे, ये डिस्टेंस है इसका, ये इसका डिस्टेंस है, ये इसका डिस्टेंस है, ठीक है। इसको क्या बोले हम, द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस सरफेस, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। ध्यान सुनिएगा, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, पहला पॉइंट हम क्लियर कर दे रहे हैं कि जो सारा डिस्टेंस है वो सरफेस से मेजर किया जाएगा। जितने भी डिस्टेंसेस हम लोग मेजर करेंगे ना डेप्थ को, वो सारा इस सरफेस से मेजर किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस, जिसका एक्चुअल डेप्थ है, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। कैसे बोले हम, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ, D सबस्क्रिप्ट R, ऐसे नहीं लिखता, डेप्थ, ठीक है, ठीक है, DR, रियल डेप्थ, DR क्या है, रियल डेप्थ है, भाई गंदा लग देखने में, RT क्या लिखे हैं, अरे ठीक है RT लिखो, रियल डेप्थ, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रिफ्रैक्शन करने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट O है और हम यहां से देखेंगे, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और हम रेयरर मीडियम से इसको देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना, बढ़िया। तो मुझे अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है कहां है, तो मुझे क्या होगा, रिफ्रैक्शन करना पड़ेगा।
तो रिफ्रैक्शन कब होगा? जब लाइट यहां से निकलेगा। तो मान लीजिए दो लाइट ले रहे हैं हम, ये एक रे ऑफ लाइट गया यहां से, ठीक है। अगर ये मीडियम सेपरेशन नहीं होता तो लाइन चुपचाप ऐसे आराम से चला जाता, ठीक है, ठीक है। बट और ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको हम नाम देते रहे ए, इसको नाम दे रहे ए, ठीक है। एंड अगर मुझे फ्यूचर पाथ ट्रेस करना है तो मुझे यहां पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, ठीक है। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा कि लाइट मूव कर रहा है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर में जा रहा है। एंड हम लोग क्या पढ़े हैं ऑब्जर्वेशन पहले है कि लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए वो नॉर्मल से दूर मूव करेगा। ये कुछ लाइट ऐसे जाएगा, ये हो गया उसका इंसिडेंट लाइट, और ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा। इतना क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आया फिर इधर चला गया, ठीक है, ठीक है। पर मुझे एक और रे चाहिए, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम हम लोग को दो इंसिडेंट या फिर रिफ्रैक्टेड रे चाहिए इमेज को बनाने के लिए। तो एक सीधा सा ले लेते हैं कि एक रे ऐसा ले रहे हैं जो इंसिडेंट नॉर्मली हुआ है, जो इस पर इंसिडेंट नॉर्मली हुआ है। एंड हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली होता है ऑन द सरफेस तो वो पास कर जाता है, रिफ्रैक्टेड रे होता है अनडेविएटेड। ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। ये एक रिफ्रैक्ट, अच्छा ये इस पॉइंट को हम बी बोल रहे हैं। डायग्राम ठीक से देखिएगा आप, ये ओ ऑब्जेक्ट, ए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, बी ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, ठीक है, क्लियर है। ये ऑब्वियसली इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है फर्स्ट केस में, और ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है फर्स्ट केस में, ठीक है ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ठीक है, ओके, कोई नहीं। अब देखिए ये दो रेज जब जाके मेरे आईज में मीट करेगा, चलिए आंख यहां बनाते रहे हम, ये दोनों रेज जब जाके मेरे आईज में मीट करेगा, नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों डाइवर्जिंग नेचर का है। अब जब ये दोनों डाइवर्जिंग नेचर का है तो इमेज कहां मिलेगा? इमेज होने के लिए दोनों रेज को मीट करना पड़ेगा, यही तो। इमेज कब मिलता है? जब मेरे को, जब दो रेज ऑफ लाइट आके मीट करता है कहीं पर, तो मीट किया ही नहीं है, डाइवर्जिंग नेचर का है। तो हमको इन दोनों रेज को, ये एक रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे 1 अज्यूम कर लेते हैं इसको, ये एक रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे 2। ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्जिंग नेचर का है, पर हम लोग को तो इमेज चाहिए ना। तो इमेज बनाने के लिए दोनों रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करो। इसको अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो यही पाथ फॉलो करेगा, वेराज जब इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं अगर हम लोग, ये आंख को क्या लगेगा? ये आंख को लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से। प्लीज अब ध्यान से सुनिएगा, हम लोग जब यहां पर रेयर मीडियम में हैं और ये रे ऑफ लाइट आके अगर मेरे आईज को हिट करता है तो हम लोग को लगेगा अच्छा, क्योंकि हम लोग को तो पता है कि लाइट स्ट्रेट पाथ में आता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यही सीखे हम लोग कि लाइट स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है। तो हम लोग को माइंड को तो यही पता है ना कि लाइट स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है। अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो मुझे लगेगा अच्छा ये लाइट ऐसे है, ये लाइट यहां से आ रहा होगा कहीं, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट यहां पर है एट डेप्थ RD, वो क्या होगा? वो हम लोग को अपीयर होगा एज इफ कि ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया है। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनेगा जो हम लोग को दिखेगा, जो हम लोग को ऑब्जर्व होगा। तो देखिए, और ये जो ऑब्जेक्ट का जो एपरेंट पोजीशन है, इसको क्या बोलेंगे? कहां लिखे हम इसको? रियल डेप्थ, ये इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट का, ये हो गया रियल पोजीशन, रियल
पोजीशन, और ये क्या हो गया, ये हो गया एपरेंट पोजीशन, एपरेंट पोजीशन, ठीक है। एंड इस एपरेंट पोजीशन का डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, ये जो है इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, ए डी, स्मॉल ए लिखते हैं ठीक रहेगा, ए डी, एपरेंट डेप्थ। देखिए आपको इसे समझ में आया कि नहीं इतना, हम अब तो समझने की कोशिश करो ना कि हम लोग को पता है कि लाइट स्ट्रेट पाथ में आता है, तो ये लाइट मेरे को लगेगा कि ये लाइट यहां से आ रहा है, मतलब कि ये है नया पोजीशन या फिर एपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो ठीक है। तो अब देखिए हम क्या बोले थे, अब हम ये बोले थे ना यहां पर, एन ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम एंड व्यूड फ्रॉम द रेयर मीडियम अपीयर्स टू बी एट अ डेप्थ लेस देन इट्स रियल डेप्थ। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पर है, एडी पर है, एंड रियल डेप्थ कितना था, आरडी। तो देखिए जो एपरेंट डेप्थ है, एक सेकेंड लिख ही देते हैं हम यहां पर, आरडी क्या है, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, व्हेरेज एडी क्या है, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। और यहां पे देखिए हम बोल सकते हैं इजीली फिगर से, एडी इज लेस देन आरडी, यही चीज तो हम बोल रहे थे आपको, यही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि जब आप, प्लीज ऑब्जर्व करो, ध्यान समझ लो, जब आप एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, कब, जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और आप रेयर मीडियम में हो, उस केस में ऑब्जेक्ट आपको जो डेप्थ है वो कम दिखेगा कंपेयर टू उसका रियल डेप्थ। मतलब ये हुआ सिंपली कि अगर हम पानी जो है, पानी में मछली है, उसको मछली को देख रहे हैं, तो जो मेरे को लगेगा ना, जो मछली का डेप्थ है फ्रॉम द वाटर सरफेस वो कम होगा कंपेयर टू उसका रियल डेप्थ। इसे बताएं हम आपको, समझ में आया क्या बोल रहे हैं, मतलब कि ये अगर मछली समुंदर है, यहाँ पे एक मछली ऐसे चल रही है, ठीक है, तो अगर मेरे को इसका डेप्थ, मेरे को बाहर से देखने में लग रहा है कि इसका डेप्थ मान लीजिए 3 मीटर है, ठीक है, तो इसका जो एक्चुअल डेप्थ होगा ना मछली का, वो अबाउट 3 मीटर से ज्यादा होगा। मतलब कितना होगा वो तो डिपेंड करता है, इस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, पर फिर भी कितना होगा, 3 मीटर से ज्यादा होगा। एक्चुअल डेप्थ 3 मीटर नहीं होगा, और ऐसा क्यों हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से, इज सिंपली ड्यू टू रिफ्रैक्शन और अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या समझ में आया आपको क्या बोल रहे हैं, समझ में आया ना, ठीक है, चलिए। और इस पिक्चर को हम कंप्लीट करने के लिए देखिए, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल नॉर्मल है, हम बोल सकते हैं ये एंगल भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, हाँ ना, है ना। ये एक फ्लैट सरफेस है, छोड़ दो इसको, ये दो लाइन नॉर्मल है मतलब पैरेलल है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंड सिमिलरली हम बोल सकते हैं ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये अगर ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल अगर आर है तो ये एंगल भी, सॉरी ये पेन यूज करना है मुझे, ये एंगल भी आर होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस फिगर को नोट कर लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है, क्योंकि हमको इसको लेके बाद में काम करना है, ठीक है, ठीक है। चलिए ये चीज हम लोग को समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में जाते हैं, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 02, ठीक है। पेन चेंज हो गया, पेन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये ऑब्जर्वेशन समझ में आया, आप इसको खुद से एक पेज में लिख लीजिए, पूरा एक पेज में कंप्लीट करो इसको, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, ये बोलते हैं, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड इन rarer medium, placed in rarer medium
and VIEWED viewed from denser medium and viewed from DNESE denser medium appears to be at a depth DPTH depth at a depth greater GREATER than its real depth. इसका उल्टा है, इसका उल्टा है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको भी हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं, पर इस बार बहुत कम बोलेंगे क्योंकि सब चीज वही है, बस डायग्राम अलग हुआ। ठीक है, रेडी रेडी। सबसे पहले ये मेरा क्या है, ये एक बाउंड्री सरफेस है सेपरेटिंग द टू मीडिया। क्या है? बाउंड्री सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया, एस डैश। ठीक है, ठीक है, चलिए बिना कोई ताम झाम के हम ऊपर वाले को रेरर मीडियम अज्यूम कर लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, और नीचे वाले को DENSER डेंसर मीडियम अज्यूम कर लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। सही है, सही है। एंड यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिए हैं हम, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है मेरा O, ठीक है, और ये कौन सा पोजीशन है उसका, ये है इसका रियल पोजीशन, रियल पोजीशन है। ठीक है, ठीक है। एंड इस पोजीशन का डिस्टेंस है, इस पोजीशन का डिस्टेंस है RD, जिसको हम लोग बोलेंगे रियल डेप्थ। क्लियर, क्लियर, ओके। अब फिर से वही कहानी, हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिनिमम 2 रेस निकालना पड़ेगा। निकालिए। सबसे पहला काम, सबसे इजी क्या है, एक नॉर्मल ले लो भैया। सबसे पहले तो अगर हम लोग एक नॉर्मल रे ऑफ लाइट लेते हैं, सिंस ये इंसिडेंट नॉर्मली हुआ है, ये अपना चुपचाप चला जाएगा जैसा बिना कोई ताम झाम हल्ला गुल्ला शोर मचाए चुपचाप चला जाएगा स्ट्रेट। ठीक है, ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी चेंज होगा पर अपना पाथ से डेविएट नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। ये O हो गया, इसको क्या नाम दिया था हम, B नाम दिया था, इसको हम B नाम देंगे यहाँ पर। ठीक, ठीक। अब एक और चाहिए मुझे, चलिए बनाते हैं हम। एक हम रे लिए ऑब्लिकली इंसिडेंस, ऐसे गया, ये मेरा इंसिडेंट रे हुआ, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको हम नाम देते हैं B। और अगर मुझे फ्यूचर पाथ बनाना है तो पहले मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलिए ये रहा मेरा नॉर्मल। ठीक, ये नॉर्मल। अब अगर ये दोनों मीडियम का कोई तामझाम नहीं होता तो ये लाइट वाले हमारे भैया चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह सीधा चल जाते हैं ऐसे। ठीक है, ठीक है। पर ये कमबख्त मीडियम आ गया बीच में, और जब मीडियम आ गया क्या होगा, अपना पाथ से डेविएट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्लिक इंसिडेंस है। ठीक है, अब ये सोच के बताइए, लाइट रेरर से डेंसर जा रहा है, लाइट रेरर से डेंसर जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने के वजह से ये नॉर्मल के तरफ मूव कर जाएगा और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगा। सच दैट ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा एंड ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। फिर से वही चीज हो गया, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे 1, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे 2। ठीक है, अब अगर हम यहां से ऑब्जर्व करें तो ये दोनों रेज आप देखो डाइवर्जिंग नेचर का है। तो अगर हम इसको यहां से देखते हैं तो सिंस रे ऑफ लाइट स्ट्रेट पाथ में आता है तो मेरे को लगेगा ये लाइट इधर से आ रहा है कहीं। अगर हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, अगर हम ये सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, अगर ये सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे को अगर हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, कहां जाएगा, ऐसे जाएगा कहीं पर, इधर भी जाएगा ना। ठीक है, ये एक रिफ्रैक्टेड रे है, ये एक रिफ्रैक्टेड रे है, दोनों डाइवर्जिंग नेचर का है। तो मुझे अगर इमेज चाहिए भैया, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा।
इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसको भी तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और जब इसको अगर हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो देखा जाता है कि अरे भैया ये दोनों रे तो मीट कर गया। कहाँ मीट किया? यहाँ पर मीट किया। ठीक है, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट ओ था, ये अब यहां से अगर हम यहां से देखते हैं, एयरप्लेन मोड नहीं किया तुम, एक सेकेंड एयरप्लेन मोड पे कर दो भैया जल्दी से, तो गड़बड़ा जाएगा, फिर सारा मेहनत काम खराब हो जाएगा मेरा। अरे यार, ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या भूल गया, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे है और हम यहां से देखते हैं तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे मेरे आंख में आके हिट करेगा। सिंस हम लोग को लगता है कि लगता क्या है, हम लोग को ये फील होता है ना कि लाइट एक स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, मतलब ये लाइट यहां से आ रहा होगा आई से। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये क्या है, ये इसका एपरेंट पोजीशन है, एपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज एट अ, अरे यार तो गड़बड़ा गया, एक सेकंड थोड़ा गंदा हो जाएगा, थोड़ा ठीक कर लीजिए इसको। ये है इसका रियल पोजीशन, रियल पोजीशन। तो ये डेप्थ कितना हो जाएगा? अब देखिए ऑब्जेक्ट यहां पर है एक्चुअली में, पर दिख कहां पे रहा है, इतना पे दिख रहा है। तो क्या आपको लग रहा है जो एपरेंट डेप्थ है यहां पर वो ज्यादा हो गया है? समझ में आया ना क्या बोल रहे हैं? अब ये स्टेटमेंट पढ़ो एक बार। एन ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड इन रेयर मीडियम एंड व्यूड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम तो appears to be at a depth greater than its real depth। ये इसका रियल डेप्थ है। यहां पर कहां लिखे हम यार, तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन आ जाता है इतना। ओके कोई नहीं, आर डी है रियल डेप्थ। क्या है? रियल डेप्थ। आप ऑर्गेनाइज्ड वे में स्पेस देखिए लिखिएगा अच्छे से, ये नहीं कि आप भी बहुत एकदम चिपका लिखिएगा। ये है इसका एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। एंड देखिए यहां पे जो एपरेंट डेप्थ है ए डी इज ग्रेटर देन द रियल डेप्थ। यही चीज यहां भी बोला जा रहा है कि द appears to be at a depth greater than its real depth। ठीक है, समझ में आया? मतलब देखिए ना, एंड प्लीज हम फिर से पिन पॉइंट कर देंगे कि जो भी डेप्थ है वो सारा डेप्थ सरफेस से मेजर किया जाता है। ठीक है, एंड फिर से हम बोलना चाहेंगे आपको कि सिंस ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो हम बोल सकते हैं ये एंगल भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। क्लियर है? ठीक है। एंड सिमिलरली सिंस ये एंगल ऑफ आर है, सिंस ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों सेम है, रीजन ऑल्टरनेट एंगल। ये एंगल और ये एंगल सेम है, रीजन अरे ये दो लाइन ऐसे है, ऐसे गया, तो ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं होता है। आर और आर ये एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, एंड अगर ये एंगल और ये एंगल का बात कर रहे हो तो ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ठीक है। तो फिर चलिए फाइनली एटलीस्ट ये तो हम लोग को क्लियर हो गया कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो डेंसर मीडियम में है तो उसका जो मेरे को लगेगा, उसका जो डेप्थ लगेगा वो कम है कंपेयर टू इट्स रियल डेप्थ। वेयर एज अगर हम डेंसर मीडियम में रह के कोई रेयर मीडियम का ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा ना उसका जो डेप्थ है वो ज्यादा है कंपेयर टू इट्स रियल डेप्थ। यही है आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको समझ में आया रियल डेप्थ क्या है, एपरेंट डेप्थ क्या है, इतना समझ में आया? ठीक है। अब नोटिस कीजिए एक बात, बस एक बात, आपको यह समझ में आ गया कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस। ठीक है, यहां से यहां चला गया, यहां से यहां चला गया, ये आई है। ठीक है, तो
इसका रियल पोजीशन और एपरेंट पोजीशन में जो चेंज हुआ है ना, प्लीज ध्यान सुनिएगा, रियल पोजीशन और एपरेंट पोजीशन में जो चेंज हुआ है उसी को बोलते हैं शिफ्ट। फंस गए, अरे भैया फंस गए, कोई बात नहीं, लिख देते हैं यहाँ पर। और शिफ्ट होता है SHIFT, शिफ्ट इज इक्वल्स टू ऑलवेज रियल डेप्थ माइनस द एपरेंट डेप्थ। ठीक है, शिफ्ट क्या होता है? रियल पोजीशन माइनस द एपरेंट पोजीशन। इस बात को प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये शिफ्ट होगा ना, यहां पर ये डिस्टेंस जो है इसको बोलते हैं शिफ्ट, ये डिस्टेंस को बोलते हैं शिफ्ट, ये डिस्टेंस को बोलते हैं शिफ्ट। ठीक है, ठीक है, चलो इसको अच्छे से कॉपी कर लो आप, हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग अभी तक जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं ना वो हमेशा ट्रू है। जो ऑब्जर्वेशन 1 एंड ऑब्जर्वेशन 2 हम लोग ने पढ़ा अभी, वो ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग जो ऑब्जर्वेशन 1 था ना कि हमने ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखा है एंड हम रेयर मीडियम में हैं, तो ये केस को लेकर हम लोग थोड़ा कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, ठीक है। मतलब कि हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग करना चाहते हैं एस्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन क्या बोलेंगे, रियल डेप्थ कॉमा एपरेंट डेप्थ एंड द refractive index of the IN होता है ना, इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मतलब कि क्या है, ओ हाँ सॉरी, यहां पर हम एक बदलाव कर दिए हैं। वो क्या कर दिए हैं? हमने यहां पर N1 N2 नहीं लिखकर और प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने के लिए हमने इसको N सबस्क्रिप्ट R N सबस्क्रिप्ट D लिख दिया है। रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, ND रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। और यहां पर हम लोग को ऑब्वियसली पता है जिस मीडियम का डेंसिटी ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। और मुझे NR, ND ये दोनों और ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है फॉर, ये एक अप्रोक्सीमेशन है फॉर व्हेन, अच्छा, व्हेन द ऑब्जेक्ट is viewed, VIEWED, viewed normally। नॉर्मली, अब प्लीज ध्यान सुनना, ये नॉर्मली का अपना खुद का मतलब है। नॉर्मली का मतलब, नॉर्मली मतलब बस अरे नॉर्मली कैजुअली देखेंगे ऐसे, वो बात नहीं बोल रहे हैं। मतलब कि ये अगर ऑब्जेक्ट है, हम इसको यहां से नहीं देख रहे हैं, यहां से नहीं देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, हम इसको नॉर्मली मतलब ऊपर से देख रहे हैं बस। समझ में क्या बोल रहे हैं हम? यहां पे नॉर्मली का मतलब है, व्यूड नॉर्मली मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो मेरा आंख एग्जैक्टली उसके ऊपर है। मतलब कि हम एकदम उसको उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं। अरे भैया कैसे हो, ठीक है ना, ये बात है नॉर्मली का। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग ये जो रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे ना वो इस कंडीशन के लिए ही वैलिड है। ठीक है, इस रिलेशन हम लोग ये जो अच्छा करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या समझ लो। इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा कि जब आप रेस को नॉर्मली देखोगे, इसका मतलब ये हुआ कि द रिफ्रैक्टेड रेज रीचिंग the eyes, reaching the eyes will have
ऑलमोस्ट नो सेपरेशन, हैव ऑलमोस्ट नो सेपरेशन, नो सेपरेशन। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको यूज करेंगे अभी हम लोग, आप लिखते रहिए तो हम लोग यूज करेंगे इसको, ठीक है, ठीक है। ओके चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। आप भैया बताओ, आप रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो और आपको कुछ कैलकुलेशन करना है तो क्या करोगे? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, चाहिए ना? तो क्या यूज करें हम? स्नेल्स लॉ। क्या यूज करेंगे? स्नेल्स लॉ, ठीक है। अच्छा चलिए यूज करते हैं। देखो, अप्लाइंग APPLYING, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट किस पॉइंट पर? ओ ये ए है ना, इसको नाम ए दो, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। हम क्या कर रहे हैं? ये जो पॉइंट ए है उस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने का तरीका पता है ना आपको? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा मीडियम में है? एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में है। मतलब हम बोल सकते हैं एन डी इंटू साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा मीडियम में है? रेयर मीडियम में। मतलब हम बोल सकते हैं रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यही तो स्नेल्स लॉ है ना। जिस मीडियम में जो एंगल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ दैट एंगल। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। ओहो अच्छा, अभी आप 10 में हो, मतलब कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत तो नॉलेज है। नॉलेज है ना? नहीं भी है हम बस आपको इसे बता दें कि कैसे बताएं हम आपको। अच्छा लिखते हैं यहाँ पर हम बस, फंस गया। साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये साइन का डेफिनेशन है। जहां तक मुझे पता है, क्लास 10 में हो आप, ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आता होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि 9 में पढ़ाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री। 10 में हो, ट्रिग्नोमेट्री आता है ना? ठीक है, क्योंकि हम ये डेफिनेशन यूज करने वाले हैं। ठीक है, बस बेयर करना, ये स्टेप समझने की कोशिश करना बस आप। ठीक है, देखिए इसको तो ऐसे लिख दीजिए, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो नोटिस करो भैया, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल में है? ये रहा, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, BAO। फॉर्म ट्रायंगल OAB, OAB। इस ट्रायंगल में अगर हम एंगल I का बात करें, ये राइट एंगल ट्रायंगल में, ध्यान सुनिएगा प्लीज, OAB, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम एंगल I का बात करें तो एंगल ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये ट्रायंगल 90 डिग्री है। मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल ऑपोजिट टू 90 डिग्री को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कितना है? हम बोल सकते हैं साइन I इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर क्या होता है? सुन लो आप, समझ लो एक बार बस। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये एक एंगल है मान लीजिए थीटा। यहाँ बना ही इसको यार, यहाँ बना दो सबसे बेस्ट, झंझट ही खत्म। ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस एंगल के ऑपोजिट वाले साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ABC। एंड जहां पर ये एंगल जी लेटे हुए हैं, जिस साइड के साथ ये एंगल लेटा हुआ है, जिस बिस्तर पर, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको बस। क्या करते हो भैया, गंदगी फैला दी है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस,
ठीक है ठीक है। एंड साइन ऑफ एनी एंगल का डेफिनेशन क्या है? रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है भैया, एक सेकेंड ना, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर? ये है परपेंडिकुलर, मतलब ये हो गया ए बी। ये ट्रायंगल में ये एंगल है, एंगल के ऑपोजिट है ए बी, तो ए बी परपेंडिकुलर हुआ। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया ओ ए, ओ ए, ठीक है ना, ए बी बाई ओ ए, ठीक है ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बी, साइन आई की जगह लिख सकते हैं ए बी बाई ओ ए बी बाई ओ ए इज इक्वल्स टू एन आर इंटू। अब सिमिलरली प्लीज अगर थोड़ा ध्यान दो, हम बोल सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए आई ए बी, देखिए ये एंगल आर है, हम बोल सकते हैं साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के जो ऑपोजिट साइड है ए बी वही परपेंडिकुलर होगा, एंड हाइपोटेन्यूज मतलब क्या हुआ? ये साइड हाइपोटेन्यूज होगा, ये वाला मतलब ए आई ए, ठीक है। हम यहां पे बोल सकते हैं, यहां पर क्या बचेगा आपका? ये हो जाएगा ए बी बाई आई ए। देखिए इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां से ए बी, इधर से ए बी कैंसिल, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां से इसको इधर लाइए, इसको उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा एन डी बाई एन आर इज इक्वल्स टू ओ ए बाई आई ए। देखिए ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? सिंपली हमने इसको उठा के यहां ला दिया और इस भैया को भेज के ऊपर भेज दिया, ये ओ ए ऊपर चला गया और ये तो कैंसिल हो गया था 1 1 से, ए भी तो कैंसिल हो गया था, ठीक है ठीक है। अब आता है हम, अच्छा एक और चीज, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम बाय रेयर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम बाय रेयर मीडियम, तो क्या हम बोल सकते हैं इसको, ये हो जाए, अच्छा रुको यहीं रुको, रखो भी कुछ काम आएगा इसको। ओके अब देखिए, सिंस आगे में इसके ये रस्के हम लोग एक पर्टिकुलर केस में डील कर रहे हैं, वो केस क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्यूड नॉर्मली। यहां तक तो सब सही था, कुछ चेंजेस नहीं है, पर हम क्या बोल रहे हैं अब? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्यूड नॉर्मली। जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से ऐसे देख रहे हैं, मतलब कि जो रिफ्रैक्टेड रेज मेरे आईज में जाके हिट कर रहा है, वो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज के बीच का सेपरेशन बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा। ये 2 उंगली का सेपरेशन दिख रहा है आपको, उससे भी कम है ना। आंख को देखो कितना छोटा है, ठीक है ठीक है। इसका मतलब ये जो सेपरेशन है, ये एक रे है और ये एक रे है। यहां पे अगर हम देख रहे हैं, सॉरी, अगर हम यहां से देख रहे हैं तो मतलब कि ये रे भी यहीं पर कहीं होगा, मतलब कि ये दोनों का सेपरेशन कम है, दोनों रिफ्रैक्टेड रेज का सेपरेशन आपको यहां पे ज्यादा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानबूझ के बनाए हैं ना, ताकि पिक्चर में क्लैरिटी रहे, अच्छे से समझ में आए पिक्चर, ठीक है। पर रियलिटी में जब आप एक्चुअली में देखोगे तो क्या होगा? ये पॉइंट ए एंड बी विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब देखिए क्या लिख रहे हैं हम, फॉर नॉर्मल व्यू point A and B will lie very close to each other, ठीक है। मतलब कि क्या होगा कि ये दोनों पॉइंट A एंड B बहुत नजदीक होगा, बहुत ज्यादा नजदीक होगा। मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहां पर I है, यहां पर O है, एक रे ऐसे गया, एक रे ऐसे गया,
ज्यादा बना दिया हम, एक रे ऐसे गया, और सिमिलरली यहाँ पे अगर O है तो एक रे ऐसे गया और एक रे ऐसे गया, A ये B। हम कितना सेपरेशन दिख रहा है आप लोग को? हाँ, हम जितना बनाए हैं ना उससे भी कम होगा रियलिटी में। जब आप सच में एक्सपीरियंस करोगे ना, इससे भी पतला होगा। तो ये A है, ये B है, ये A है, ये B है। तो जब हम, प्लीज ध्यान दीजिएगा, जब हम नॉर्मली ऐसे देख रहे हैं तो जब रेज ऑफ लाइट मेरे आंख में जाके हिट कर रहा है तो दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत कम होगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, सिंस दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत कम है, तो हम ये बोल सकते हैं विच इंप्लाइज ये जो OA है, ये जो OA डिस्टेंस है, सॉरी O, ये मेरा OA है, ये B है, ये A है, ये B है, ये जो OA डिस्टेंस है विल बी सेम एज OB। सिंस दोनों का सेपरेशन बहुत कम है, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, तो ये जो OA डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट क्या OB के बराबर ही होगा। बराबर ले लो भैया। एंड ऑल्सो IA विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू IB। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखो, सिंस दोनों का सेपरेशन बहुत कम है ना, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही होगा। और ये OB कितना है? OB एक्चुअली में रियल डेप्थ है। और IB कितना है? एपरेंट पोजीशन से सरफेस का डिस्टेंस, ये हो गया एपरेंट डेप्थ। देखिए समझ में आया कि नहीं आपको चीज? क्लियर है? इसको आपको ये साइड में नोट कर लो, इसको, इस पॉइंट को आप नोट कर लो, क्योंकि यहां से आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। अरे भैया सच में सही बोल रहे हो एकदम, जब दो पॉइंट बहुत नजदीक है तो सेपरेशन दोनों सेम ही लग रहा है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो हम क्या फाइनली बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम इज इक्वल्स टू OA हो गया OB विच इज द रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। इस बात को प्लीज आप बॉक्स कर दीजिए एंड याद रख लीजिए कि आपके पास एक रिलेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। ठीक है, चलो इसको आप अच्छे से कॉपी करो, समझो। नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। तो जो पिछला कैलकुलेशन हम लोग ने किया है वहां से हम लोग का ये रिजल्ट आया। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम। तो क्या हम ये बोल सकते हैं इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम क्या होता है? इसको बोल सकते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, जो एक्चुअली में क्या है? रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ विच इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ। यहां पे नोटेशंस का प्लीज ध्यान रखिएगा। किसका नोटेशंस, किसका नोटेशंस क्या है वो इंपॉर्टेंट है। AD है एपरेंट डेप्थ। यहां पे आपको एक और नया रिलेशन मिल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। इसको बॉक्स कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये दो रिलेशन को आप बॉक्स करके ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि these relations are valid only when the object is in DNSER denser medium and is viewed, VIEWED, viewed normally from rarer medium।
रेयरर मीडियम। चलो क्लियर है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ठीक है, सबसे ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम में एंड इज व्यूड नॉर्मली फ्रॉम द रेयरर मीडियम, ठीक है। ये रिलेशंस तभी वैलिड है, और सिंस अभी हम लोग क्लास 10 लेवल पे हैं तो हम लोग को बस इतना पता रखना जरूरी है। जो सेकंड ऑब्जर्वेशन था उसका कैलकुलेशंस नहीं करना हम लोग को, ठीक है। रिजल्ट्स हम जो ऑब्जर्वेशंस है वो हमेशा ट्रू है, पर ये जो एक्सप्रेशन है होल्ड्स ट्रू ओनली व्हेन व्यूड नॉर्मली, ठीक है। ठीक है, ओके। तो ये अगर यहां से डेफिनेशन ये आया है तो क्या हम बोल सकते हैं यहां से हम बोल सकते हैं मेरा एपरेंट डेप्थ कितना होगा। इस रिलेशन से क्या हम बोल सकते हैं कि मेरा एपरेंट डेप्थ ए डी इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, ठीक है। क्लियर है ये चीज। इस एक्सप्रेशन से क्या हम बोल सकते हैं एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कि एपरेंट डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल का लॉजिक याद है ना। अगर न्यूमरेटर में है तो बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर डिनोमिनेटर में है तो बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां से हम बोल सकते हैं, यहां से हम कमेंट कर सकते हैं, कमेंट क्या कमेंट कर सकते हैं कि एपरेंट डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रियल डेप्थ। इसका मतलब एपरेंट डेप्थ इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ रियल डेप्थ, ठीक है। वेयर एज एपरेंट डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। इसका मतलब क्या हुआ, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि जो एपरेंट डेप्थ है वो इंक्रीज हो जाएगा कब, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम डिक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। ठीक है, यहां से हम लोग को ये चीज समझ में आ गया यहां से, ठीक है। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन पर, इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट, SHIFT, शिफ्ट। शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट इज डिफाइंड एज द सेपरेशन between the apparent depth and the real depth, that is shift, SHIFT, shift is equals to real depth minus the apparent depth। ये उसका डेफिनेशन है कि रियल डेप्थ क्या है, एपरेंट डेप्थ क्या है, दोनों का बीच का डिफरेंस ले लो, बस डिफरेंस, मतलब कि मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो, ये चीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, सॉरी क्या बोल रहा हूं, उल्टा। शिफ्ट इज रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। नोटेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग को, आरडी मतलब रियल डेप्थ, एडी मतलब एपरेंट डेप्थ, ठीक। तो चलिए करते हैं हम लोग, बस सिंपल सा कैलकुलेशन बाकी है, बस ये हो गया आरडी माइनस एपरेंट डेप्थ का एक्सप्रेशन यहां पर है, लिख सकते हैं हम आरडी बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। इसका मतलब यहां पर फाइनली मेरा आ गया, रियल डेप्थ कॉमन जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन फॉर SHIFT, शिफ्ट। इसको भी बॉक्स कर दीजिए, देखिए समझ में आया कि नहीं आपको, इतना क्लियर है। ये आ गया आपका एक्सप्रेशन फॉर शिफ्ट, ठीक है। इतना आप कॉपी कर लो, फिर हम लोग डिपेंडेंस ऑफ शिफ्ट पे मूव करते हैं, जगह नहीं है आपको ज्यादा। काम करते हैं हम लोग, ये है शिफ्ट का एक्सप्रेशन, ठीक है। ये है हम लोग का शिफ्ट का एक्सप्रेशन है, ठीक है।
समझ में ना कैसे आया? सिंपली आपका ये डेफिनेशन होता है, एडी का वैल्यू यहाँ पुट किए, सब्ट्रैक्ट किए, कॉमनली आ गया, ठीक है। अब इसको मिटा रहे हैं, यहीं पे हम दिखा दे रहे हैं। नेक्स्ट पेज में आएंगे तो नेक्स्ट एडिट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो फाइनली हम लोग का एक्सप्रेशन आता है, देयरफॉर शिफ्ट SHIFT शिफ्ट इक्वल्स टू रियल डेप्थ by 1 minus refractive index of the denser medium with respect to rarer medium। ये है आपका एक्सप्रेशन फॉर शिफ्ट। डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स दे सकता है आपको यहां से, ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, ध्यान रखिएगा। बस एक ही चीज है, बस अलग अलग तरीका से बोल रहे हैं। अगर आपको बस यही एक्सप्रेशन याद है तो यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, यहां से आने कितना टाइम लगेगा, यहां से आने कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड, ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ फैक्टर्स ऑन विच शिफ्ट डिपेंड्स। अब देखते हैं किस किस फैक्टर्स पर ये शिफ्ट डिपेंड करेगा, ठीक है। देखो भैया, सबसे पहले तो इसका शिफ्ट किस पर डिपेंड करेगा? शिफ्ट सबसे पहले डिपेंड करना चाहिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वो कितना है। हम बोल सकते हैं नंबर 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेरर मीडियम। सबसे पहले इस पर डिपेंड करेगा, मतलब NDR पर डिपेंड करेगा, ठीक है, ठीक है। और कैसे डिपेंड करेगा सोचिए, अब ध्यान सुनिएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान सुनिएगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो एपरेंट शिफ्ट इन पोजीशन कितना होगा? सिंस ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सिंस ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एपरेंट पोजीशन क्या होगा? कम होगा। एपरेंट पोजीशन कम होगा ना, चेंज इन एपरेंट पोजीशन, तो शिफ्ट कितना होगा? शिफ्ट भी कम होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या बोले हम, शिफ्ट इंक्रीजेस, CRE इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन NDR एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। देखिए समझ में आया कि नहीं आया आपको? हम ये बोल रहे हैं बस कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम को हम कम कर दिए हैं, इस वैल्यू को कम कर दिए हैं, डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू कम कर दिए हैं, सिंस एपरेंट डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर ये कम हो जाएगा तो एपरेंट डेप्थ क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर एपरेंट डेप्थ बढ़ जाएगा तो सेपरेशन कितना हो जाएगा दोनों के बीच का? वो भी बढ़ जाएगा। तो बस वही बोल रहे हैं हम लोग कि उल्टा हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। शिफ्ट इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों? क्योंकि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है तो एपरेंट डेप्थ बढ़ जाता है। अगर एपरेंट डेप्थ बढ़ गया मतलब शिफ्ट भी बढ़ गया, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट प्लीज ध्यान दीजिएगा, जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात आता है ना, एक सेकेंड, जैसे ही जैसे ही हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात आता है, सिमिलरली कलर ऑफ लाइट का बात भी आ जाएगा। कलर ऑफ लाइट मतलब वेवलेंथ। होना ही है, क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट पर डिपेंड करता है। क्लियर है ना? अच्छा, आपको याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट पर कैसे डिपेंड करता है? ये डेफिनेशन याद है आपको? n of medium is equals to c by v, which is equals to c by f into lambda medium। तो हम बोल सकते हैं यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीडियम। सिंस ऊपर नीचे है तो बहुत बार देख भी चुके हैं हम लोग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब कि हम बोल सकते हैं एज लैम्डा इंक्रीजेस, अगर लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा तो एपरेंट डेप्थ इंक्रीज करेगा। अगर एपरेंट डेप्थ इंक्रीज करेगा विच इंप्लाइज शिफ्ट
इंक्रीज करेगा, दैट इज हम बोल, एंड वाइस वर्सा, दैट इज शिफ्ट इंक्रीजेस with increase in wavelength of light। एक सेकेंड ना, ये जो हम सिंबल एरो ऊपर यूज किए है ना, ये सिंबल है इंक्रीज के लिए, ये सिंबल है डिक्रीज के लिए, ये सिंबल है इंक्रीज के लिए, यहाँ तो लिख ही दिया हम, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा पॉसिबल है, मतलब कि अगर वेवलेंथ कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। क्या बोल रहे भाई भैया, ई बोल रहा है, ई बोलते, सुनो सुनो ध्यान सुनो सुनो, अगर वेवलेंथ कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो एपरेंट डेप्थ कम होगा, अगर एपरेंट डेप्थ कम होगा तो ये शिफ्ट डिक्रीज होगा, ये बोल रहे हैं वाइस वर्सा का मतलब, ठीक है। तो ये दो चीज हम लोग समझ में आया कि शिफ्ट कलर ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, ठीक है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, ट्रिवियल नहीं है, जो वो है रियल डेप्थ, रियल DPTH। ऑब्वियसली जितना ज्यादा रियल डेप्थ होगा उतना ही ज्यादा भी एपरेंट डेप्थ होगा, उससे प्रोपोर्शनल होगा रियल डेप्थ या फिर, अच्छा इसको लिख देते हैं रियल डेप्थ, पहले लिख लेते हैं। रियल डेप्थ क्या होगा, हो सकते हैं शिफ्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन रियल डेप्थ DPTH एंड वाइस वर्सा एंड VV, आप पूरा लिखो वाइस वर्सा, ठीक है। एंड फाइनली एक और चीज पे डिपेंड कर सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग थिकनेस ऑफ डेंसर मीडियम, DENS या डेंसर मीडियम, कि जो डेंसर मीडियम है वो कितना थिक है। ओ थिक मतलब ये मोटापा नहीं, कहाँ फंस गए हम, थिक नहीं, विद ऑफ द डेंसर मीडियम, विद ऑफ द डेंसर मीडियम, WIDTH, विद ऑफ डेंसर मीडियम। ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन विद एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा मतलब अगर आप विथ को कम कर दोगे तो वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा हो गया, चलो इतना कॉपी करो अच्छे से, ठीक है, ठीक है। चलिए एक और टॉपिक है उसको भी खत्म कर ही देते हैं आज, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, बस कॉपी कर लीजिए, हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, एज सीन फ्रॉम अबव द अपरेंट डेप्थ ऑफ अ लिक्विड वेसल is 15 centimeter and its real depth is 20 centimeter। ठीक ठीक, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। मतलब क्वेश्चन क्या बोला है, सिंपली ये बोला है कि भैया हमारे पास एक वेसल है जिसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, और हम यहां पे हैं, लिक्विड ऑब्वियसली डेंसर है कंपेयर टू एयर, ये रेयर है और ये क्या है, लिक्विड है, ठीक ठीक। एंड बोला है कि इस लिक्विड वेसल, मतलब ये जो नीचे वाला बॉटम है, वेसल मतलब इसका डेप्थ, ये वाला वेसल का जहां पर लिक्विड का सतह है, जो लोअर बॉटम है ना वेसल का, उसका बात कर रहा है। इसका रियल डेप्थ है 20 सेंटीमीटर रियल डेप्थ, पर जब हम ऊपर से देख रहे हैं यहां से, तो मेरे को इसका डेप्थ कितना दिख रहा है, एपरेंट डेप्थ 15 सेंटीमीटर, ठीक है ठीक है। तो बोला है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम माने लिक्विड, और हम कहां पर है, एयर है, एयर में है ना, और एयर का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, लिक्विड का मुझे पता नहीं है, n अज्यूम कर ले रहा है, तो बस हो गया, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। हेयर
रियल डेप्थ इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। एंड रिकॉल, आपको ये चीज याद है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, विच इंप्लाइज यहां पे जो रेयर मीडियम है वो एयर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर विच इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, कितना हो जाएगा? रियल डेप्थ है 20, एपरेंट डेप्थ है 15, और जब कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकालते हैं, सेम एज सिंपली यही, ठीक है? क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, उसको छोड़ दो। फिर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 5, सॉरी हो जाएगा 4/3 आंसर, 4/3 आंसर। सो ये खत्म, बस खत्म। ओ भैया खत्म, और क्या करोगे? हो गया ये आंसर। बस यहां से हम लोग ने ये डेफिनेशन यूज किया जो हम लोग सीखे थे आज, ठीक है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? बोला गया है अ कॉइन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ बीकर, बीकर मतलब एक वेसल टाइप का होता है और कुछ नहीं, कंटेनिंग वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ठीक है, टू अ डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर। By what height the coin appeared to be raised? Appeared to be raised. कितना हाइट से कॉइन ऊपर उठ गया है? कितना हाइट से कॉइन ऊपर उठ गया है? यहां पर apparent डेप्थ नहीं पूछा है, शिफ्ट पूछा है, समझ में आया? By what height the coin has raised, मतलब पहले कॉइन यहां था, अब यहां पर आ गया है, तो कितना हाइट से बड़ा है वो बताओ, मतलब शिफ्ट बताओ। कब? When seen vertically above। देखिए ये वर्टिकली वर्ड यूज किया ही रहेगा, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो रिलेशन डिराइव किया है, कब डिराइव किया है? कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे देख रहे हैं वर्टिकली, इसीलिए ये वर्ड हर क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है? तो चलिए बस समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है फिर से भैया। यहाँ पे एक तो बीकर है, इस बीकर में पूरा पानी भरा हुआ है, कितना डेप्थ तक? 12 सेंटीमीटर तक, ठीक है? और यहाँ पर एक छोटा सा कॉइन रख दिया गया है, मज्जा एकदम बीकर में रखा गया कॉइन, ठीक है? और फिर जब हम यहाँ से ऊपर देखेंगे तो कॉइन क्या हो रहा है? कुछ रेज्ड अप हो गया होगा, यहाँ पर कहीं आ गया होगा। ये डेप्थ कितना है मुझे पता नहीं है, और मुझे पूछा है ये शिफ्ट कितना होगा ये बताओ, ये कितना होगा ये बताओ, ठीक है? और ये वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3, ठीक है? ये ऑब्वियसली ये इसका डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। डेंसर मीडियम वाटर है एंड रेयर मीडियम एयर है, बस। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1, सिंपल, खत्म कहानी। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं लोग। पहले हम लोग कैसे करेंगे अप्रोच? पहले हम लोग एपरेंट डेप्थ निकाल लेंगे, जैसे एपरेंट डेप्थ मिल जाएगा मेरे को, रियल डेप्थ से माइनस कर देंगे तो शिफ्ट मिल जाएगा, ठीक ठीक। चलो करो। ओके, हेयर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर रियल डेप्थ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, refractive index of the denser medium with respect to rarer medium, which is actually the refractive index of water with respect to air, is the same as refractive index of water is actually 4/3. Refractive index of denser medium with respect to rarer medium है water with respect to air, और जब भी कुछ with respect to air measure करो is the same as absolute refractive index, ठीक है? Therefore recall refractive index of denser medium rarer medium is equals to real depth by apparent depth, वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा 4/3 is equals to real depth है 12 सेंटीमीटर by AD, तो ये कैंसिल करिए, 3 आएगा, 3 into 3 9, which implies apparent depth आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर पर मेरे को कॉइन दिखेगा, पर रेस कितना हुआ है, मतलब शिफ्ट, therefore shift is equals to 12 minus 9 which is equals to 3 सेंटीमीटर आंसर। समझ में आया कुछ? एक बार देखो समझो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइनल क्वेश्चन है, पक्का फाइनल क्वेश्चन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, पक्का लास्ट क्वेश्चन, एकदम खत्म अब,
लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ना इसको प्लीज। अ ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर अ पीस ऑफ पेपर ऑन विच whip gourd is printed with each letter into its corresponding color। मतलब कि जो विप गॉर्ड लिखा है ना, V लिखा हुआ है वायलेट कलर से, I लिखा है इंडिगो से, ब्लू लिखा है ब्लू कलर से, जो G वर्ड है ना वो लिखा है ग्रीन कलर से, जो Y वर्ड है वो लिखा हुआ है येलो से, जो O वर्ड है वो लिखा गया है ऑरेंज से, एंड जो R वर्ड है वो लिखा गया है रेड से, और ये लिखा गया है वायलेट से। इसका मतलब ये हो रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग ने ऐसा एक बहुत जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हम लोग पढ़े थे ना, इसके ऊपर हम लोग ऐसे रख दिए हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि विल द इमेज ऑफ ईच लेटर बी एट सेम प्लेस। देखो क्या बोला है, विल द इमेज ऑफ ईच लेटर बी एट द सेम प्लेस, मतलब कि जहां पर पहले ऑब्जेक्ट था वहीं पर रहेगा। क्या होगा, नहीं, सिंस अब हम एक ग्लास स्लैब उसके ऊपर रख दिए, मतलब कि ये जो लेटर्स है वो ग्लास में आ गया एज इफ, और हम ऊपर से देख रहे हैं, रेयर से है, तो क्या होगा, विल अपीयर टू बी रेज्ड अबव। नो, द images will appear to be raised up, to raised above. Consequence of refraction, object as if glass slab में रखा हुआ है, हम डेंसर, हम रेयर से देख रहे हैं, और जब भी एक ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रख के हम रेयर से देखा, उसका क्या होगा, एट अ लेसर डेप्थ देन इज रियल डेप्थ, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। अ लेटर ऑफ विच कलर अपीयर्स टू बी रेज्ड मैक्सिमम एंड ऑफ विच मिनिमम। ध्यान सुनो सुनो क्या होगा, मतलब कि ये है, कहाँ लिखा, यहाँ लिखा है VIBGYOR, ठीक है। तो ऑब्वियसली सब ऊपर उठ जाएगा, मतलब ये भी ऊपर उठेगा, ये भी ऊपर उठेगा, ये भी ऊपर उठेगा, मतलब कि क्या, ये ज्यादा ऊपर उठेगा, ये ज्यादा, कि कौन सा ज्यादा डिपेंड करेगा, नहीं समझ रहा है। याद है रिफ्रैक्टिव इन, ये सिर्फ डिफरेंट कलर है ना, और डिफरेंट कलर याद नहीं है, शिफ्ट कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, अरे अभी तो पढ़े थे लोग कि अगर लाइट का कलर ज्यादा है तो शिफ्ट भी ज्यादा होगा, क्या कम होगा, भूल गए, वेरी गुड, फिर याद जल्दी दो, सुनो से याद है ये चीज, रिकॉल apparent depth is equals to real depth by refractive index of the denser air, ये याद है, ये याद है ना, ठीक है, बस यही याद होने से हो जाएगा। और ये तो याद रहना चाहिए था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल्स टू C by F लैम्डा मीडियम। देखो जैसे जैसे लैम्डा इंक्रीज होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है मतलब एपरेंट डेप्थ इंक्रीज होगा। अगर एक सेकेंड क्या कर दिया हम, अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ठीक है। अरे तो गड़बड़ा दिए हम, अगर वेवलेंथ हम एक सेकेंड ना, अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो एपरेंट डेप्थ बढ़ेगा। अगर एपरेंट डेप्थ बढ़ेगा तो शिफ्ट भी बढ़ेगा। ठीक हो रहा है क्या, शिफ्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज होता है। एक सेकंड सोचो क्या ठीक बोल रहे हैं हम। अगर वेवलेंथ कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा सिंस यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एपरेंट डेप्थ
कम हो जाएगा, अगर एपरेंट डेप्थ कम हो जाएगा तो शिफ्ट भी कम हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक 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 एकदम सही है, सही है, डिपेंड कर रहा है ना। ओके अच्छा ये चीज याद है कि ये भी भूल गए हो आप, लैम्डा फॉर रेड कलर होता है अराउंड 8000 एंगस्ट्रॉम एंड लैम्डा फॉर वायलेट होता है 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। मतलब हम बोल सकते हैं विच इंप्लाइज लैम्डा फॉर रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा फॉर वायलेट। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं एज द वेवलेंथ इंक्रीजेस, यहां लिख ही दे रहे हैं, सुन लो इसे एक बार, एज द वेवलेंथ increases refractive index decreases, therefore apparent depth increases, which implies shift increases, shift increases। therefore हम बोल सकते हैं अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो शिफ्ट भी बढ़ेगा। therefore हम बोल सकते हैं कि रेड लेटर वर्ड विल बी रेज्ड मैक्सिमम रेड, अरे यार, रेड लेटर वर्ड विल बी रेज्ड मैक्सिमम एंड वायलेट लेटर वर्ड विल बी रेज्ड मिनिमम। ठीक है, और ये जो बाकी लेटर्स है वर्ड है ये 4000 और 8000 के बीच में आता है, इसीलिए इसको कंसीडर नहीं करना है हमने को। क्यों? क्योंकि मुझे मैक्सिमम और मिनिमम का बात पूछा है। तो रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब इसका जो शिफ्ट होगा वो ज्यादा होगा, तो ज्यादा ऊपर उठेगा। वेयरएज वायलेट का वेवलेंथ इस सब में कम है तो सबसे कम उठेगा, मतलब ऐसा होगा, ये सबसे कम ज्यादा, फिर ये कम ऐसे, फिर ये 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 ऐसे, तो ऐसे जाएगा बस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा एंड इस बात को भी ध्यान रखिए, भूलिए मत कि वेवलेंथ ऑफ जो भी चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा वो सेम चीज वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो ना यहां से। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग कॉन्सिक्वेंस के ऊपर एक और एपिसोड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एपिसोड करें। टिल देन बी सेफ। ओ हम बोले नहीं, आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।